माय नेम इज सुरभि खत्री और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 1.1, 1.2 और 1.3। ठीक है, अब तक हम एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स भी कवर कर चुके हैं, जैसे कि चार्जेस क्या होते हैं, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग हम डिस्कस कर चुके हैं और साथ ही में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो अगर आपने वो तीनों वीडियोस ना देखी हो तो उसकी जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप वो वीडियोस पहले देख करके आए, ताकि आपका जो बेसिक है वो बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि है 1.1, हमारा चैप्टर नंबर 1 से। क्वेश्चन है, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था प्रोसेस ऑफ चार्जिंग के बारे में। तो हमने वहां पर 3 प्रोसेस पढ़ी थी। पहला था फ्रिक्शन, दूसरा था कंडक्शन और तीसरी प्रोसेस थी हमारी इंडक्शन। तो आपको अगर याद हो तो इंडक्शन के केस में हमें टच कराना नहीं पड़ता था, है ना। विदाउट टच वाली जो प्रोसेस होती है हमारी, वो कौन सी होती है, इंडक्शन वाली। ठीक है, तो इंडक्शन में हमें क्या करना पड़ता था, एक और बात का हमें इसमें इंडक्शन में ध्यान रखना पड़ता था कि अगर हमें किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो हम नेगेटिव चार्ज रॉड लेकर के आ रहे थे, राइट। नेगेटिवली चार्ज बनाना है तो हम पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर के आ रहे थे। इंडक्शन में हमने एक चीज तो ये याद किया था। दूसरी चीज हमने यहाँ पर क्या याद की थी, हम अर्थिंग करा कर भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करा सकते हैं या फिर हम 2 मेटल स्फीयर लेकर के चार्ज करा सकते हैं। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा है कि हमारे पास एक स्फीयर है और उसको हमें बिना टच किए हुए पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, राइट। एक ही स्फीयर क्योंकि हमको दिया हुआ है तो हम यहाँ पर अर्थिंग करा करके प्रोसेस ऑफ इंडक्शन यूज करेंगे और उसमें हम अर्थिंग करा करके उसको पॉजिटिवली चार्ज बनाएंगे। और सेकेंड थिंग, यहाँ पर हमको पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो पॉजिटिवली चार्ज बनाने के लिए हम कौन सी रॉड लेकर के आएंगे, उसके ऑपोजिट यानी कि एक नेगेटिव चार्ज रॉड को हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो मेरे पास है एक एग्जाम्पल नंबर 1.1 हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर है एक स्फीयर मेटल का। ठीक है, हमारा जो स्फीयर है मेटल का वो कैसा रहता है, इनिशियली न्यूट्रल है। ठीक है, हमारा जो मेटल का कंडक्टर है वो कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, कोई भी चार्ज इसमें नहीं है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही बोल रहे हैं कि यार इस मेटल स्फीयर को हमको कैसे बनाना है, पॉजिटिवली चार्ज। तो इंडक्शन की प्रोसेस में हमने पढ़ा हुआ था पॉजिटिवली चार्ज अगर हमें बॉडी को बनाना है तो हम एक नेगेटिव चार्ज रॉड को इसके पास लेकर के आएंगे। याद रखिए, हमको उसको टच नहीं करवाना है, बस हम एक रॉड को दूर ऐसा लेकर के आएंगे। अगर हमें पॉजिटिवली चार्ज बनाना है मतलब हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रॉड को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इसके पास में हम एक नेगेटिव चार्ज रॉड को लेकर के आए तो क्योंकि ये मेटल स्फीयर है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो है वो एक ही जगह पर, जैसे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बोल रहे हैं, इसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इसमें। लेकिन जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पर देखा नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कैसी है, ज्यादा। तो यहाँ पर एक टाइप का रिपल्शन फील करेंगे कौन, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर एक टाइप का रिपल्शन फील करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और क्योंकि ये मेटल स्फीयर है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो होके, इससे रिपेल हो होके कहाँ चले जाएंगे, मेटल के फार्दर एंड पर। ठीक, और यहाँ पर इसके नियर एंड पर अगर हम देखें तो नियर एंड पर कैसा चार्ज जनरेट होता है, ऑपोजिट चार्ज जनरेट होता है इंडक्शन के केस में। और फार्दर एंड पर कैसा चार्ज जनरेट होता है, सिमिलर चार्ज जनरेट हो जाता है, जो चार्ज हमारे इस रॉड का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ तो यहाँ पर अभी भी न्यूट्रल ही है, कुछ चार्ज सेपरेशन हो गया, नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हो गया उस तरफ और यहाँ पर बच गया पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन। मतलब पॉजिटिव चार्ज हमारा इस तरफ आ गया, नेगेटिव चार्ज हमारा उस तरफ आ गया। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस रॉड को यहीं रहने देते हैं। इस रॉड को हम यहीं रहने दिया और हमने क्या किया, हमने देखा कि एक तरफ हमारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेपरेट हो चुका है, दूसरी तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो चुका है, बीच में कहीं न्यूट्रल सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। ठीक है, तो अब इसी स्टेप पर हमको कनेक्ट करना रहता है, इसको मेटल स्फीयर को अर्थ से हम कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अर्थिंग। जब भी हम किसी भी मेटल स्फीयर को कनेक्ट कर दे
अर्थ से, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अर्थिंग। तो यहाँ पर अब हमने क्या करा दी, अर्थिंग। तो अर्थ तो क्या पढ़ा था हमने, ओशियन ऑफ चार्जेस है। तो बस यहाँ से अब हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन सारे निकलकर कहाँ चले जाएंगे, इस कंडक्टिंग वायर में से निकलकर सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन सारे नेगेटिव चार्ज लेते हुए कहाँ चले जाएंगे, यहाँ से अर्थ में चले जाएंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से चले गए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, है ना। जैसे हमने अर्थिंग कराई तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या डायग्राम बनेगा, देखिए कुछ इस तरह का। इस तरफ से तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल चुके, है ना। अभी भी हमने इसको अर्थ से ही कनेक्ट रहने दिया, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वहां से निकल चुके हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा है, देखिए इधर ग्लास, हमारी जो रॉड है नेगेटिवली चार्ज रॉड वो बची है, और अब इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है। पहले हम क्या करते हैं, अर्थिंग को रिमूव करते हैं। इस स्टेप में हम क्या करेंगे, अर्थिंग को रिमूव करेंगे। अर्थिंग को रिमूव करेंगे तो क्या डायग्राम बनेगा, देखिए इस तरह से। अर्थिंग को जैसे ही हमने रिमूव किया तो कुछ इस तरह का डायग्राम बना कि हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्फीयर के पास रह गया, और नेगेटिव चार्ज हमारा किसके पास है, रॉड के पास है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम रॉड भी हटा देंगे तो हमारा जो स्फीयर है वो कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम जो है आपको इस क्वेश्चन में बनाना है, और फिर इस प्रोसेस को आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कि जैसे पहले हमारे पास मेटल स्फीयर था, है ना, वो न्यूट्रल है, उसके पास हम नेगेटिव चार्ज रॉड को लेकर के आ रहे हैं, तो चार्ज सेपरेशन होगा। नियर एंड पे ऑपोजिट पोलैरिटी जनरेट होती है, फादर एंड पे सिमिलर प्रॉपर्टी जनरेट होती है, जैसे हाँ हमने देखा था, है ना। उसके बाद हमने अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे, नेगेटिव चार्ज जो था वो सारा फ्लो होके कहाँ चला गया, अर्थ में। तो अब हमारे पास क्या रह गया, पॉजिटिव रह गया, इधर रॉड के पास नेगेटिव रह गया। इसको तो हमने टच नहीं कराया था, तो रॉड के पास तो जितना चार्ज था उतना ही रह जाएगा। फिर इस प्रोसेस में हमने क्या किया, अर्थिंग को हटाया। पहले आप अर्थिंग को हटाएंगे, ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, अर्थिंग को रिमूव करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव रह गया। अब हम इस रॉड को भी, नेगेटिवली चार्ज रॉड को भी हटा देंगे, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, मेटल स्फीयर, वो भी कैसा, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1.2। तो देखिए अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1.2। इफ 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी में से निकलकर जा रहे हैं दूसरी बॉडी में, ठीक है, एक बॉडी से निकलकर जा रहे हैं दूसरी बॉडी में। अज्यूम कर लेते हैं जैसे कि हमारा ग्लास रॉड और सिल्क रूट, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन चल रहा है ना। फ्रिक्शन की प्रोसेस से हम क्या करवाने की कोशिश कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट को चार्ज देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं हमारे ग्लास रॉड में से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, एक सेकेंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1.2। क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं एक ऑब्जेक्ट में से, और एंटर हो रहे हैं कहाँ पर, दूसरे ऑब्जेक्ट में जाकर के ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑब्जेक्ट में जा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अनदर बॉडी। और अदर बॉडी, जो दूसरी बॉडी है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा जब हमारी जो सेकेंड बॉडी होगी जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं सेकेंड बॉडी में, उसमें अगर चार्ज कितना हो जाए 1 कूलम का, अगर चार्ज कितना हो जाए 1 कूलम का, है ना, तो उसमें टाइम कितना लगा होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं कि अगर सेकेंड बॉडी में चार्ज कितना हो जाए 1 कूलम, तो कितना टाइम लगा होगा इस 1 कूलम चार्ज को करने में। यानी कि देखिए अगर हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी में से निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी में एंटर होंगे, यानी कि जितना चार्ज फर्स्ट बॉडी में क्रिएट हो रहा होगा उतना ही चार्ज एक सेकेंड में दूसरी बॉडी में भी क्रिएट हो रहा होगा। तो हम यहाँ पर ये निकाल लेते हैं कि एक सेकेंड में अगर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो आखिरकार इस एक सेकेंड में चार्ज कितना जनरेट हो रहा होगा। ये तो बहुत सिंपल है कि एक सेकेंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल रहे हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है अगर एक इलेक्ट्रॉन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने पे जो चार्ज क्रिएट होता है वो होता है 1.6
इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में अगर इतना चार्ज क्रिएट होता है तो यार 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल रहे हैं तो कितना चार्ज जनरेट होगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, N यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं हम 10⁹ इंटू E यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज जो है एक सेकेंड में प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि एक सेकेंड में चार्ज कितना प्रोड्यूस हो रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज में कितना टाइम लगेगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब हमें यहाँ पर 1 कूलम करना है तो इस पूरी वैल्यू को उठा करके हम नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 सेकेंड अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 कूलम। यानी कि जब हम 1 कूलम चार्ज कर रहे हैं बॉडी को, 1 कूलम चार्ज दे रहे हैं बॉडी को, तो हमें कितना टाइम लगा होगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10 जो कि कितना होता है, एक कूलम चार्ज करने में कितना टाइम लग रहा है हमको 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स हमको लग रहे हैं। ठीक है, अब आपका इतना आंसर भी बिल्कुल सही है, या फिर अगर जैसे कि बुक में दिया हुआ है ईयर्स में कन्वर्ट किया है इसको, तो हम ईयर्स में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बस अब ये सेकेंड है, इसको डिवाइड कर देंगे 365 डेज से, 24 आवर्स से, 60 मिनट और 60 सेकेंड। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट यहाँ से निकल के आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 198 ईयर्स। कितना टाइम निकल के आया 198 ईयर्स, काफी ज्यादा टाइम है ये। सोचिए 1 कूलम जो चार्ज होगा वो कितना बड़ा होगा और कितना ज्यादा होगा और कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमको इसमें से निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज करने में कितना टाइम लग रहा है 198 ईयर्स, बहुत ही ज्यादा टाइम है ये। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 1.3। तो देखिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा थर्ड एग्जाम्पल 1.3। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप वाटर में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है हमें ये बताना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1.3। एग्जाम्पल नंबर 1.3 में हमसे क्या पूछा है कि कितना चार्ज होता है एक कप ऑफ वाटर में। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे 1 कप ऑफ वाटर जो है वो उसमें कितना ग्राम है। हमारा जो 1 कप ऑफ वाटर है हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो कितना ग्राम होगा 250 ग्राम होगा। ठीक है, एक कप में कितना पानी ले रहे हैं हम 250 ग्राम ऑफ वाटर ले रहे हैं। हमारे 1 कप में 250 ग्राम ऑफ वाटर हम ले रहे हैं। ठीक है, और अगर हम 250 ग्राम ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर की बात करूं तो वाटर हमारा क्या होता है H2O, है ना, H2O। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास अगर मैं निकाल रही हूँ H2O का तो कितना निकलेगा, हाइड्रोजन का कितना होगा 1 ग्राम, क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो कितना हो जाएगा 2 ग्राम। ठीक है, प्लस और अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 16 ग्राम, और अगर हम टोटल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18 ग्राम। तो हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर निकाला कितना होता है 18 ग्राम, और यहाँ पर हमारा टोटल मास कितना दिया हुआ है वाटर का 250 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं 18 ग्राम में, हम ये मॉलिक्यूलर मास ही क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास लेने की क्या जरूरत है 250 ग्राम। क्वेश्चन नहीं समझ आया। क्वेश्चन क्या है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तभी तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है ना कि एक कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा और कितना नेगेटिव चार्ज होगा। तो यार पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या, यानी कि उस एक कप में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि नेगेटिव चार्ज, और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं यानी कि पॉजिटिव चार्ज। अगर हमें सिर्फ इतना पता चल जाए कि उस एक कप ऑफ वाटर में यानी कि 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम उसमें
बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कर हम टोटल चार्ज बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है बस कि इस 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमने निकाल लिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना होता है 18 ग्राम, और इस 18 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें इस 18 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होते हैं, यानी कि हमारा एवोगैड्रो नंबर। और 18 ग्राम में अगर इतने हैं तो 1 ग्राम की अगर हम बात करें तो 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होंगे, राइट, डिवाइडेड बाय 18, है ना। और इसके बाद अब हमें क्या निकालना है कितने के लिए, ये हमने निकाल लिया 1 ग्राम में। 1 ग्राम में कितने होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 18। अब हमें ये पता करना है कि 250 ग्राम में कितने होंगे। 250 ग्राम में कितने होंगे, तो अगर 1 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 250 ग्राम में कितने होंगे। इन 250 ग्राम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 18। ये एक में इतने हैं तो 250 ग्राम में कितने होंगे मल्टीप्लाइड बाय 250। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आया। तो हमने यहाँ पर अभी क्या निकाल लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि हमको इतने मिले। ठीक है, अब ये तो सिर्फ हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चले हैं, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने हो तो कैसे पता करेंगे। अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है कि यार इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अगर हमें पता करना हो, अगर हमें एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो पता हो, तो हम ये पता कर सकते हैं कि यार इतने सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो बस यहाँ पर हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यानी कि H2O, उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात करें तो हमारे हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं 1, है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, क्योंकि हमने यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 1 into 2 यानी कि कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स 2। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन के। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, तो 2 + 8 यानी कि 8 + 2 यानी कि 10 हमारे पास क्या हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर हम बोल देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास कितने निकले हैं 10। तो अगर हमारे पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10 कर देंगे बस। ठीक है, अब ये हमारे निकल गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब लेकिन हमें चार्ज निकालना है तो हम चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं क्वांटाइजेशन वाला, Q इज इक्वल टू Ne, यानी कि चार्ज कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 250 इंटू 10 अपॉन 18, और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। बस इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो आएगा 1.34 इंटू 10 टू द पावर 7। हमारा चार्ज होगा इतने ग्राम ऑफ वाटर में, 250 ग्राम ऑफ वाटर में जो हमारा चार्ज होगा वो कितना आएगा 1.34 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम का। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है वो समझ आया हो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कूलम्स लॉ या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।